तो हमारी इस क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले ही दिन ज्योतिष की क्लास को ज्वाइन किया है। ठीक है। तो क्लास को हम पूरा जीरो से लेकर चलेंगे। जिन लोगों को ज्योतिष पहले से ही आता है उनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, हम बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे। जिन लोगों को पहले से ज्योतिष आता है वो परेशान बिल्कुल मत होना, कल से हम ज्योतिष के रूल्स सीखेंगे। आज हमें जितना बेसिक जरूरी है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर उतना बेसिक हम आज सीखेंगे, क्योंकि जो लोग ज्योतिष में नए हैं वो लोग भी हमारे साथ आगे चल पाए। ठीक है। इसलिए तो ज्योतिष यानी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यानी एलोपैथी में ज्योतिष। ठीक है। प्राचीन समय में, पुराने समय से ही ज्योतिष पर लोगों का विशेष विश्वास रहा है। ब्रह्मांड में जो परिभ्रमण करते ग्रह, राशियां, ठीक है, ब्रह्मांड में जो भी भ्रमण करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, राशियां करती हैं और ग्रह करते हैं, ठीक है, उनका सीधा सीधा प्रभाव पृथ्वी पर, सभी वस्तुओं पर, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्राणी, मनुष्य, सब पर सीधा सीधा पड़ता है। और मनुष्य के ऊपर तो सबसे ज्यादा पड़ता है। ठीक है। मनुष्य के ऊपर तो सबसे ज्यादा पड़ता है। मनुष्य का जो स्वभाव होता है, व्यवहार होता है ना, शारीरिक रूप रंग रचना, ठीक है, पुरुषार्थ सामर्थ्य स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक जो भी परिस्थिति, जो भी स्वभाव व्यक्ति का होता है, उसमें जो भी ग्रह ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं वो सबकी अहम भूमिका होती है। वो सबकी अहम भूमिका व्यक्ति के जीवन में होती है, चाहे व्यक्ति का स्वभाव हो, चाहे व्यक्ति का सामर्थ्य हो, पुरुषार्थ हो, मानसिक समस्याएं हो या मानसिक गतियां हो, या फिर शारीरिक बनावट, शारीरिक रूप रंग, डेली की दिनचर्या, जीवन जिंदगी, रिलेशनशिप, कुछ भी हो, वो सब पर प्रभाव ब्रह्मांड में घूम रहे ग्रहों का पड़ता ही पड़ता है। उनकी एक अहम भूमिका होती है। ठीक है। यही सबको ध्यान में रखते हुए, यही सबको ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने ज्योतिष की आधारशिला रखी। यही सबको ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने ज्योतिष की आधारशिला रखी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ज्योतिष कब से है? ज्योतिष तो जिस समय ब्रह्मांड की रचना हुई ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसी समय ब्रह्मा जी ने ज्योतिष बनाया। लेकिन ज्योतिष अनुसंधान का विषय है, तो अनुसंधान होते ही रहे हैं। ऐसा इसलिए बोला कि ऋषियों ने इसकी रचना की, आधारशिला रखी, ऋषियों ने इस पे अनुसंधान किया। ठीक है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती हैं, तो अनुसंधान का विषय है ज्योतिष, तो अनुसंधान होता रहता है, इसलिए ऐसा बोला गया। ठीक है। तो ज्योतिष आदि से है, कोई आज का या कल का नहीं है। भारतीय फलित ज्योतिष, भारतीय फलित ज्योतिष में बहुत सारी शाखाएं हैं। कहें कि रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, मुहूर्त ज्योतिष, मुहूर्त ज्योतिष का बहुत विशेष महत्व हमारे मेडिकल, हमारे आयुर्वेद में रहा है। यहाँ तक कि कोई भी औषधि को लेकर आने का भी मुहूर्त मुहूर्त होता है, और उस औषधि से दवाई का जो निर्माण करते हैं विशेष एक पद्धति के द्वारा, उसका भी मुहूर्त होता है। बिना मुहूर्त के तो आयुर्वेद चलता ही नहीं। ठीक है। आयुर्वेद के अंदर तो मुहूर्त ज्योतिष का और चिकित्सा ज्योतिष का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा महत्व है। पहले किसी भी वैद्य को ज्योतिष सीखना अनिवार्य था। पहले के समय में किसी भी वैद्य को ज्योतिष सीखना अनिवार्य था। बिना ज्योतिष के उसे वैद्य घोषित किया ही नहीं जाता था, उसे वैदाचार्य घोषित करते ही नहीं थे। ज्योतिष जरूरी था, क्योंकि एक जड़ी बूटी भी जंगल से लेकर लेकर आनी है ना उसको, तो उसके लिए भी मुहूर्त ज्योतिष चाहिए। ठीक है।
आज भी आप चरक संहिता उठाकर देखिए, कितनी ही दवाइयों को बनाने का मुहूर्त है कि इस ही मुहूर्त में बनेगी, और कितनी ही दवाइयों को जंगल से लेकर आने का मुहूर्त है कि इस मुहूर्त में ही लेकर आना है। ठीक है। आगे आते हैं, जीवन संबंधी फलादेश फलित में ही आता है। ठीक है। ऐसे ही एक और शाखा इसमें जुड़ी है जिसे हम बोलते हैं चिकित्सा ज्योतिष। चिकित्सा ज्योतिष का मनुष्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। चिकित्सा ज्योतिष को विशेष क्यों माना गया है शुरू से? विशेष मानने के पीछे का मकसद ये है कि चिकित्सा ज्योतिष हमें हमारे जीवन में होने वाली किसी भी बीमारी का पहले से ही पहले से ही संकेत दे देता है, पहले से ही बता देगा आपको कि ये बीमारी आपको होने वाली है, ये समय पर होगी। ठीक है। लॉन्ग टाइम चलेगी, शॉर्ट टाइम चलेगी, ठीक हो जाओगे, नहीं होगे, बीमारी आपके जीवन के साथ तक जाएगी यानी कि अंत समय तक रहेगी, या ठीक हो जाएगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या घर पर ही ठीक हो जाओगे। ठीक है। ये हर एक मोमेंट पे एकदम सटीक जवाब चिकित्सा ज्योतिष आपको दे देता है। आपको सतर्क भी कर देता है, क्योंकि आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है स्वास्थ्य संबंधी, आपको कोई भी प्रॉब्लम उसकी कुंडली में दिखती है, तो आप उसको सतर्क करोगे ना, तो वो पहले से ही सावधानियां ले लेगा। तो सावधानी के आधार पर भी उसको बचाया जा सकता है, उस समय के लिए उपाय देकर भी उसको उस बीमारी से बचाया जा सकता है। ठीक है। तो बहुत अहम भूमिका मनुष्य के जीवन में ज्योतिष की है। व्यक्ति के जीवन में कोई भी परेशानी आएगी स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो या तो डॉक्टर के पास जाएगा या ज्योतिषी के पास जाएगा, दो ही जगह जाएगा। ठीक है। दो ही जगह सॉल्यूशन है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि डॉक्टर के समझ में ही नहीं आता रोग क्या है, डॉक्टर के समझ में नहीं आता रोग क्या है, एस्ट्रोलॉजर बता देगा। वो तुरंत पकड़ लेगा कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह पीड़ित है, कब से पीड़ित है, कब पीड़ित होगा, उससे रिलेटेड ही बीमारी होगी। पहले के बाद अभी आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आ गया है। 2 मिनट में अल्ट्रासाउंड, 2 मिनट में सीटी स्कैन, है ना, एक्सरे, सब हो जाते हैं। पहले नहीं होता था, पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। तो पहले कैसे पता करते थे? पहले वो नाड़ी विद्या अलग है आयुर्वेद की, ये भी विशेष योगदान इसका भी आयुर्वेद के अंदर रहा है कि ग्रहों के आधार पर ही पता चल जाता था किसको ये बीमारी होगी, या इसको कोई बीमारी समझ नहीं आ रही है तो ये बीमारी है। ग्रहों के आधार पर पता चल जाता है कि ये बीमारी है, इस ग्रह से रिलेटेड है। क्लियर? इसलिए बहुत विशेष योगदान ज्योतिष का, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, चिकित्सा ज्योतिष का हमारे जीवन में शुरू से ही रहा है। कुछ बीमारी होती हैं लॉन्ग टर्म, कुछ बीमारी होती है शॉर्ट टर्म। जैसे लॉन्ग टर्म बीमारी होती है कैंसर, डायबिटीज, ये बीमारियों का अगर आपको पहले से पता चल गया और वो बीमारी कंट्रोल में है या अभी हुई नहीं है, तो आप इसको पूर्णतः इस बीमारी से व्यक्ति को सेफ कर सकते हो। समय पर भी पता चल गया तो भी सेव कर दोगे, और हुई नहीं है, होने के चांस दिख रहे हैं, तो भी सेव कर दोगे। अगर ये बीमारी बढ़ चुकी है तो इस बीमारी में होने वाला जो दर्द है ना, उसको तो आप फिर भी कम कर ही दोगे, 100%। उसको तो आप फिर भी कम कर ही दोगे। अगर ठीक नहीं कर पाओ, निजात नहीं पा पाए व्यक्ति उपायों से, कुछ तो उसको फायदा मिल ही जाएगा। ठीक है। अगर समय पर वो आ गया तो ठीक हो ही जाएगा, अगर समय पर नहीं आया, कंट्रोल से बाहर भी चला गया, तो भी उसको कम से कम आप दर्द से निजात दिला सकते हो, उससे होने वाली परेशानी से बहुत बहुत हद तक आप उसको बचा सकते हो। ठीक है। तो हम ज्योतिष को बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट हैं अपने क्लास में जिन्होंने पहले ही दिन ज्योतिष को ज्वाइन किया है। जिनको ज्योतिष आता है वो थोड़ा सा कॉपरेट करना, थोड़ा सा मैनेज करना आज की क्लास को, क्योंकि ज्योतिष के मेडिकल ज्योतिष जो है ना हमारा, उसके रूल हम कल स्टार्ट करेंगे। आज से हम एक आधारशिला रखते हैं इसकी, जो लोग नए हैं उनके लिए, और जिनको पता है वो भी सुने। ठीक है। तो ज्योतिष में सबसे पहले 9 ग्रह होते हैं। ठीक है। शेयर कर लेते हैं।
चलो। हम्म। इस कोर्स में हम एक एक बीमारी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक एक बीमारी के, एक एक ग्रहों के बहुत अच्छे से उपाय भी समझेंगे, ठीक है। कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इस कोर्स में, पूरा डिटेल में जाएंगे। तो ज्योतिष में सबसे पहले 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। पहले सूर्य, ठीक है, फिर चंद्र दूसरे, तीसरे मंगल, ठीक है, बुध चौथे, पांचवें बृहस्पति गुरु, देवगुरु बृहस्पति, ठीक है। छठवें शुक्रदेव, सातवें शनिदेव, ठीक है, आठवें राहुदेव और नौवें केतुदेव। 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह जिनको नहीं है याद, उनको याद करना है, वो इन 9 ग्रहों को याद कर लें, ठीक है। अब आते हैं राशियां। 12 राशियां होती हैं, ठीक है। ज्योतिष के अंदर 12 राशियां। 12 राशियां कौन सी? मेष पहली, नंबर के साथ याद करना है, ठीक है। पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठवीं कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर और 11वीं कुंभ, 12वीं मीन, ठीक है। ये ये राशियां आपको नंबर के साथ याद करनी है, नंबर के साथ, ठीक है। आपको जैसे नंबर बोल दिया 5 नंबर, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए सिंह राशि है, तुरंत पता होना चाहिए सिंह राशि। इनका ना सीरियल आपको याद करना है, मेष वृषभ मिथुन कर्क, सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये क्रम है इनका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्रम है, ठीक है। एकदम से आपको नंबर याद होने चाहिए। अगर नंबर किसी ने बोल दिया 7, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए तुला, तुला राशि, 7 नंबर की राशि तुला। 11 बोल दिया कुंभ, याद करना है, नंबर वाइज याद करनी है 12 राशि, ठीक है। 12 राशियों के स्वामी, स्वामी के साथ याद करनी है। 12 राशियों के स्वामी कैसे हैं, देखिए। मेष लिखा है क्या मैंने इधर? यहाँ देखिए, यहाँ पर नंबर भी हैं राशियों के और स्वामी भी हैं, तो स्वामी के साथ याद करना है 12 राशियों को, ठीक है। तो सबसे पहली राशि मेष आती है, ठीक है। तो मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, मंगल देव, ठीक है। ग्रहों को देव कह के बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है कुंडली में मंगल इधर पड़ा है बुध इधर पड़ा है,
नहीं बोलना है। ठीक है, देव कह के बोलना है, देव ही है ये। ठीक है, तो देव ही बोलना है। तो पहली मेष राशि, मेष राशि के स्वामी हैं मंगल देव। दूसरी वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र देव। ठीक है, तीसरी मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध देव। ठीक है, चौथी कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव। ठीक, फिर आती है पांचवी सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य देव। ठीक है, छठवीं कन्या, कन्या राशि के स्वामी बुध देव। सातवीं तुला, तुला राशि के स्वामी आते हैं शुक्र देव। ठीक है, आठवीं वृश्चिक, वृश्चिक के स्वामी मंगल देव। नौवीं धनु, धनु के स्वामी बृहस्पति देव। ठीक है, और 10वीं मकर राशि, मकर राशि के स्वामी हैं शनि देव। और 11वीं कुंभ राशि, कुंभ राशि के भी स्वामी शनि देव हैं। और 12वीं मीन राशि, मीन राशि के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। यहाँ पर सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्र को एक एक राशि दी गई है। सूर्य को सिंह, चंद्र को कर्क, सूर्य को पांचवी, चंद्र को चौथी, एक एक राशि दी गई है। बाकी सबको दो दो राशि दी गई है। दो दो कैसे, देखो, मंगल को दो राशि है, ठीक है ना, एक मेष है और एक वृश्चिक है। ठीक है, शुक्र को दो राशि हैं, एक वृषभ है और एक तुला है। ठीक है, बुध को दो राशि हैं, एक मिथुन है, एक कन्या है। ठीक है, और फिर आते हैं अपने, शुक्र हो गए, मंगल गुरु, गुरु को दो राशि हैं, एक धनु है और एक मीन है। और शनि को दो राशि हैं, एक मकर और एक कुंभ। तो राशि और राशि स्वामी और राशियों के ये सीरियल नंबर, ये आपको याद होने चाहिए। ये तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, ये कल तक याद करने ही करने। जिन लोगों को नहीं याद, जो लोग नए आए हैं, वो राशियों के नंबर, सीरियल और राशियों के स्वामी याद कर लेना। आगे देखते हैं राशियों के लक्षण। ठीक है, तो तीन लक्षणों की राशियां होती हैं, तीन तरीके की राशियां होती हैं। एक होती हैं चर। ठीक है, चर मतलब चंचल। ठीक है, इनका स्वभाव स्थिर नहीं होता, इधर उधर भागना स्वभाव, मन इनका चंचल, ये होती है चर। ठीक है, एक होती है स्थिर, इनके अंदर स्थिरता होती है। ठीक है, ये होती है स्थिर। चर यानी मूवेबल साइन। ठीक है, स्थिर, स्थिर यानी फिक्स साइन। ठीक है, और एक होती है द्विस्वभाव, जो चर भी होती है और मूवेबल भी होती है, दोनों ही लक्षण इनके अंदर पाए जाते हैं। ये तो चर में कौन सी आती है, यानी मूवेबल में कौन सी आती है, तो मेष, कर्क, तुला, मकर। मेष, कर्क, तुला और मकर। ठीक है, पहली, चौथी, सातवीं और 10वीं ये राशि आती है चर राशि, यानी मूवेबल साइन में आती है ये। ठीक है, स्थिर, फिक्स साइन, इसमें आती है वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। दूसरी, पांचवी, आठवीं और 11वीं, दूसरी, पांचवी, आठवीं और 11वीं राशि ये फिक्स साइन में आती हैं। ठीक है, अब आती हैं द्विस्वभाव वाली, ड्वेल साइन। ठीक है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। मिथुन, कन्या, धनु और मीन। 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर। 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर ये ड्वेल साइन में आती हैं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं राशियों के तत्व। राशियों के तत्व, तो वैसे तो 5 तत्व होते हैं, यूनिवर्स में 5 तत्व हैं, मनुष्य के शरीर में भी 5 तत्व हैं। ठीक है, लेकिन
राशियों को चार तत्व में ही विभाजित किया गया है। पंचम तत्व जो हमारा होता है वो आत्मा, आकाश तत्व जो है ना, आत्मा हमारी, आत्मा को आकाश तत्व बोला गया है। ठीक है। तो आकाश तत्व को कोई राशि नहीं दी गई है, सिर्फ चार ही तत्वों को राशियां दी गई हैं पाराशर जी के अनुसार। ठीक है। तो पहला आता है हमारा अग्नि तत्व, अर्थ। पहला आता है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। ठीक है। दूसरा आता है पृथ्वी, अर्थ। ठीक है। और तीसरा आता है हमारा वायु, एयर। और चौथा आता है हमारा जल। आकाश को हम लेते नहीं, आकाश हमारी आत्मा होता है। तो आत्मा को, आकाश तत्व को हम लेते नहीं है इसमें, ज्योतिष में। ठीक है। तो चार ही तत्वों को लिया गया है, चार ही तत्वों में राशियों को विभाजित किया गया है। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। ठीक है। तो अग्नि तत्व में कौन सी राशि आती है? पहली, पांचवी और नौवीं। पहली कौन सी है? मेष। पांचवी सिंह। और नौवीं कौन सी है? धनु। मेष, सिंह और धनु, एक, पांच और नौ, ये हमारी अग्नि तत्व की राशियां हैं। ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। ठीक है। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व हमारी दो, छह, दस। वृषभ, कन्या और मकर। वृषभ, कन्या और मकर, ये हमारी पृथ्वी तत्व में आती हैं। ये राशियां हमारी पृथ्वी तत्व में आती हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा वायु तत्व। वायु तत्व में आते हैं तीन, सात, ग्यारह। तीन, सात, ग्यारह, मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन, तुला और कुंभ। ठीक है। ये राशियां हमारी आती हैं वायु तत्व में। ठीक है। फिर आता है हमारा जल तत्व। जल तत्व में हमारी ये चार नंबर राशि, आठ नंबर राशि और बारह नंबर राशि, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये हमारी वाटर एलिमेंट, जल तत्व में आती हैं। ठीक है। ये हम क्यों समझ रहे हैं? ये हम क्यों समझ रहे हैं? ये हम इसलिए समझ रहे हैं, हमने अभी पिछली क्लास में राशियों को बहुत विस्तार से पढ़ा है। यूट्यूब पे वीडियो है, देख लेना आप। ठीक है। यहां पर हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए जरूरी है। ये सबको हमने विस्तार से पढ़ा है। केपी की जो वीडियो पढ़ी है, केपी में विस्तार से पढ़ा था, केपी की वीडियो में आप देख लेना। ठीक है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, जैसे मेष राशि। ठीक है। तो मेष राशि का नेचर क्या है? मेष राशि का नेचर है जिद्दी, हम्म, गुस्सैल वाला। ठीक है। अब इसमें अग्नि तत्व, ये अग्नि तत्व की राशि हो गई, ये तो मेष राशि का स्वभाव हो गया, क्योंकि मंगल की राशि है तो इसके स्वामी मंगल हो गए। तो अब मेष राशि में मंगल भी जुड़ गए। तो मंगल का स्वभाव क्या है? अग्रेशन। ठीक है। अब आता है अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व भी जुड़ गया तो गर्मी। अब ये तीनों मेष राशि में जुड़ गए, तो अब तीनों का मिक्स करके जो नेचर बना, वो मेष राशि का नेचर हो गया। तीनों का मिलाकर के जो नेचर बना, वो मेष राशि का नेचर हो गया। यानी कि गर्मी, गुस्सा, अग्रेशन, है ना, जल्दीबाजी, और ब्लड में गर्मी, वो सारी चीजें, ये मेष राशि का नेचर बन गया। तीनों को मिलाकर के, मंगल मिला लिए, मेष मिला लिए और अग्नि तत्व मिला लिया। जैसे जल तत्व, कर्क राशि। तो कर्क राशि के स्वामी क्या है? चंद्र। चंद्र भी जल हो गए, शांत, शीतलता लाते हैं। कर्क राशि, ये भी शीतलता का प्रतीक है। और ये तत्व भी जल हो गया, है ना। तो चंद्र क्या है? इमोशन। अब ये व्यक्ति इतना इमोशनल हो जाएगा, इतना शांत स्वभाव का हो जाएगा, बहुत ज्यादा, और इमोशन इसके अंदर इतने हो जाएंगे कि कोई भी बात इसको बोल दिया, कोई भी थोड़ा सा भी गुस्से से इसको कुछ बोल दिया, तो ये कोने में जाके बैठ के रोने लग जाएगा। ये अपने अंदर के इमोशन को आंसुओं में बहा देगा, इसलिए। ठीक है। ये मिक्स करना होता है अपने को नेचर पूरा। जैसे वायु तत्व में तीन नंबर राशि मिथुन की राशि है। मिथुन राशि बुध की है। अब बुध क्या है? बच्चा, चंचल बच्चा है बुध भी, बहुत बहुत बतबना, बातून। ठीक है। और वायु तत्व मिल गया, तो अब इसकी बातें कहाँ जाएंगी? हवा में। इसकी बातें कहाँ जाएंगी? हवा में। वायु तत्व भी मिल गया,
वायु हवा, और ये बहुत ज्यादा बोलता है, तो ये हवा में बातें करेगा, हवा में। और मिथुन राशि बुध की ज्यादा बोलेगा, हवा में बातें करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये देखा, राशि का स्वभाव, राशि का तत्व और राशि का खुद का जो एक एक्चुअल नेचर है, वो तीनों को मिक्स करके ही हम राशि का हिसाब लगाते हैं कि व्यक्ति का नेचर क्या होगा। ठीक है, इसलिए हमने ये पढ़ा। अभी हमें पढ़नी है दृष्टि। दृष्टि से पहले हम पढ़ेंगे भाव। एक मिनट। देखो, हमने 9 ग्रह जान लिए, 12 राशि जान ली। अब ये होती है हमारी कुंडली। ये हमारी कुंडली, ठीक है। इसमें 12 भाव होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं। भाव हमेशा फिक्स रहते हैं, ग्रह चलते रहते हैं, राशियां चलती रहती हैं। भाव कभी नहीं चलते, कभी नहीं बदलते। ये भाव हमारे हमेशा यही रहेंगे। ये हमारा पहला घर है। भाव क्यों बोलते हैं इसको? भाव क्यों बोलते हैं इसको? भाव का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारा भाव, ठीक है, एक्सप्रेशन। इसलिए तो ये भाव इनको इसलिए बोला गया कि कौन सा घर, कौन सा खाना क्या एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, क्या भाव रखता है। ठीक है, इसलिए हम इनको भाव बोलते हैं ज्योतिष में। तो ये फर्स्ट हाउस है, इसको पहला भाव बोलते हैं। ठीक है, ये कभी नहीं बदलेगा, ये पहला ही रहेगा। इसी को लगन बोला जाता है। ये ही कुंडली का लगन होता है, कुंडली का पूरा मालिक ये लगन होती है कुंडली की। ठीक है, इसमें जो भी राशि आएगी, जो भी नंबर आएगा, वही लगन कहलाएगा। तो पहले हम भाव देखते हैं 12, तो ये पहला हो गया, ये पहला घर, ये कभी नहीं बदलेगा, ये पहला ये ही रहेगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये इनकी काउंटिंग है। ये तीसरा हो गया अपना, ठीक है। ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवा हो गया, ये सातवां हो गया, ठीक है। ये आठवां हो गया, ये 9, ये 10, 11, ये 12। ठीक है, कुंडली के ये भाव हमेशा फिक्स रहेंगे, ये ही सीरियल रहेगा, ये कभी नहीं बदलेंगे। ये ही सीरियल रहेगा, पहला यही रहेगा, दूसरा यही रहेगा, तीसरा यही रहेगा, चौथा यही रहेगा, पांचवा यही रहेगा, छठवां यही रहेगा, सातवां यही रहेगा, आठवां यही रहेगा, नौवां यही रहेगा, 10वां यही रहेगा, 11 यही रहेगा, 12 यही रहेगा। ये कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये 12 भाव हैं कुंडली के। अब 12 भाव हमेशा फिक्स रहते हैं। ठीक है, ये काउंट है 12 भाव का। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे 12 भाव तो हमेशा फिक्स हो गए, ठीक है, लेकिन राशियां चलती हैं और ग्रह चलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट हाउस में एक नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो जो नंबर आते हैं ना कुंडली के अंदर, वो नंबर भाव के नहीं होते, वो नंबर राशियों के होते हैं। वो नंबर ये कॉलम के नहीं होते, वो नंबर होते हैं राशियों के। ठीक है, तो किसी भी घर में, किसी भी भाव में कोई सा भी नंबर आ सकता है। जहां आएगा, जैसे किसी के फर्स्ट हाउस में आया 3 नंबर, ठीक है। तो अब 3 नंबर क्या है हमारा, मिथुन राशि। ये जो 3 नंबर लिखा आएगा कुंडली के अंदर, ये राशि का नंबर होगा। ये 3 नंबर आ गया यहाँ, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये 3 नंबर मिथुन हो गया, मिथुन राशि हो गई, बुध स्वामी हो गई। तो हम बोलेंगे इसका कुंडली का लगन क्या है, मिथुन लगन की कुंडली है ये मिथुन लगन की कुंडली है। अब 3 यहाँ आ गया, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, यहाँ 5 आएगा,
यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3। आ गया। अगर किसी का आया यहाँ पे कुंडली में, मान लो किसी का आ गया 6, तो 6 आया ना, तो उसका कन्या लगन हो गया। 6 नंबर की राशि कौन सी, हमारी कन्या। तो उसका कुंडली का क्या माना जाएगा, कन्या लगन। हमें लगन पर ही फोकस करना है मेडिकल ज्योतिष में, क्योंकि लगन से ही बीमारियां आती हैं। लगन क्या होता है, हम खुद होते हैं। ये फर्स्ट हाउस हम खुद, है ना। तो ज्यादातर बीमारियां हम लगन से ही देखते हैं, सिक्स हाउस से भी देखते हैं, एट्थ से भी देखते हैं, ट्वेल्थ से भी देखते हैं। लेकिन ज्यादातर हम जो देखते हैं ना, वो फर्स्ट हाउस से देखते हैं, क्योंकि हम स्वयं क्या है, वो फर्स्ट हाउस है। ठीक है। तो हमें फर्स्ट हाउस पे बहुत विशेष फोकस फोकस करना है। तो 6 नंबर आ गया किसी का, तो क्या होगा, ये कन्या लगन की कुंडली होगी। अब 6 यहाँ आ गया, तो दूसरे घर में क्या आएगा, 7 आएगा, तीसरे में क्या आएगा, 8 आएगा, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे अगर किसी का यहाँ आ गया 8, ठीक है, तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली होगी। 8 नंबर की राशि वृश्चिक है, ये होगी वृश्चिक लगन की कुंडली। तो 8 ये, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे। ठीक है। जो भी राशि लगन में आएगी, जो भी नंबर लगन में आएगा, जो भी नंबर लगन में आएगा, जैसे 1 नंबर आया, तो मेष लगन की कुंडली हो गई। तो उसके लग्नेश कौन हो गए, मेष लगन की कुंडली, मेष राशि के स्वामी कौन है, मंगल देव है। तो उसके लग्नेश मंगल हो गए। ठीक है। किसी की वृषभ आ गई, 2 नंबर आ गई इसमें, तो वृषभ राशि के स्वामी कौन है, शुक्र देव है। ठीक है। तो उसके लग्नेश कौन हो गए, शुक्र हो गए। ये चीज पे फोकस करना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो जरूरी है ना, वही सीख रहे हैं अभी हम यहाँ पर। अगर किसी के में मान लो 9 नंबर आ गया यहाँ पे, फर्स्ट हाउस में लगन में 9 नंबर, ठीक है, तो क्या हो गया, उसका धनु लगन हो गया। अब धनु के स्वामी कौन है, जुपिटर है, देवगुरु बृहस्पति। तो उसके लग्नेश कौन हो गए, बृहस्पति हो गए। ठीक है। तो जो राशि फर्स्ट हाउस में आएगी वो लगन है, वही कुंडली का लगन बोला जाएगा। ठीक है। और उस राशि के स्वामी लग्नेश बोले जाएंगे। उस राशि के स्वामी होते हैं वो लग्नेश बोले जाएंगे। ठीक है। अब ये तो लगन लगन हो गया। अब राशि क्या होती है जिससे हमारा नाम रखा जाता है, वो भी हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें जरूरत होगी। यहाँ पे राशि क्या होती है, जैसे ये 12 जो हाउस हैं, इनमें से ही पूरे 9 के 9 ग्रह कहीं भी आएंगे। 9 ग्रह यहीं आएंगे। कोई खाली भी होगा, किसी में डबल भी होंगे, किसी में सिंगल भी होंगे। ठीक है। चंद्र जिस हाउस में बैठे हैं, चंद्र जिस हाउस में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, किसी में भी बैठे हों, वो 4 में बैठे हैं चंद्र, यहाँ मान लो। ठीक है। यहाँ 1 नंबर लिखा है, यहाँ पे मान लो 1 नंबर लिखा है, तो मेष राशि होगी इसकी। नाम जो होगा ना इसका मेष राशि से होगा। इसकी जो नाम राशि होगी वो मेष। ये चंद्र कुंडली का, चंद्र कुंडली देखना इसलिए भी जरूरी होता है हमें, क्योंकि गोचर जब हम देखते हैं ना, तो चंद्र की बहुत विशेष विशेष महत्व है गोचर के अंदर, चंद्र का और नक्षत्रों का, है ना। तो अगर मान लो चंद्र यहाँ बैठ गए, ठीक है, और यहाँ पर कोई नंबर आए, कोई सा भी आए, चाहे मान लो 11 नंबर आ गया, तो 11 नंबर पे कौन सी राशि है, कुंभ राशि है। तो इसकी राशि कौन सी होगी, कुंभ। अब इसका जो नाम होगा ना, वो कुंभ राशि से होगा, ये नाम राशि। चंद्र जिस राशि में हो, चाहे किसी भी हाउस में हो, चाहे 12 में से किसी भी घर में हो चंद्र, ठीक है, वो कौन सी राशि में है, कौन सी राशि के नंबर लिखा है, कौन सी राशि का नंबर लिखा है, वही राशि उसकी नाम राशि चंद्र राशि है। वही राशि उसकी चंद्र राशि है। ठीक है। उसी राशि से उसका नाम होता है, उसी राशि से उसका नामकरण होता है। अपने पूरा। अब हम देखते हैं युति क्या होती है। देखो, इसमें देखो। अब हम देखते हैं युति। युति क्या होता है,
एक एक घर, किसी भी घर में सिंगल ग्रह बैठे हैं, किसी भी में, मान लो यहाँ पर अकेले बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, यहाँ सूर्य बैठे हैं, ठीक है। तो सूर्य अकेले बैठे हैं, कुछ नहीं। अगर सूर्य के साथ कोई और ग्रह बैठे, मान लो शनि और आ गए यहाँ पे, ठीक है। अभी हम डिग्री नहीं देख रहे हैं, केवल युति का रूल समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ सूर्य भी आ गए, अब वो शनि भी आ गए, सूर्य के साथ में यहाँ शनि भी आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, शनि और सूर्य युति में हो गए, इसको युति बोलेंगे, कि फोर्थ हाउस में सूर्य और शनि की युति है, फोर्थ हाउस में सूर्य और शनि की युति है। यानी एक ही भाव में, एक ही हाउस में एक से अधिक प्लेनेट आ जाए, उसको हम युति बोलते हैं, उसको हम युति बोलते हैं। सिंगल है, कोई कोई मतलब नहीं, दो, एक आ जाओ, दो आ जाओ, तीन आ जाओ, तीन आ गए तो तीन युति में है, चार आ गए तो चार युति में है। अब वो कब है कब नहीं है, वो आगे हम डिग्री प्रणाली में देखेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये समझो कि एक से अधिक ग्रह एक ही भाव में आ जाए तो उनको बोलते हैं युति, कि वो युति में है। जैसे अब यहाँ पे शुक्र आ गए 10th हाउस में, ठीक है, शुक्र आ गए यहाँ। अब शुक्र के साथ में अभी शुक्र अकेले बैठे हैं, सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं। अब शुक्र के साथ यहाँ पे एक और मंगल भी आ गए, मंगल भी आ गए। तो अब क्या हुआ, ये युति में हो गए, ये सूर्य शुक्र और मंगल क्या हो गए, युति में हो गए। इसको बोलेंगे शुक्र और मंगल की युति, ठीक है। युति समझ आ गया, ये होता है युति। अब यहाँ एक और भी कोई और आ जाए, ये किसी भी हाउस में हो, किसी भी भाव में हो, फर्क नहीं, एक से अधिक हैं तो युति है, ठीक है। यहाँ बुध भी हो तो ये युति मानी जाएगी तीनों की, ठीक है। तो ये तीनों युति में है, दो हैं तो युति में है, चार हैं तो युति में है, ठीक है। लाल किताब में अलग तरीके से दर्शाया गया है एक से अधिक ग्रहों को, लेकिन यहाँ युति है, ठीक है। अब हम एक चीज और समझते हैं, पहले दृष्टि समझ लेते हैं, क्योंकि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रूल तो कल से सीखेंगे, तो आज हमें जितना जरूरी है यहाँ पे उतना बेसिक देख ले रहे हैं। दृष्टि देख लेते हैं। देखो, सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, सामने वाली। दृष्टि होती क्या है वो समझो पहले। दृष्टि का मतलब होता है, जैसे मैं इधर बैठा हूं, ठीक है, मैं इधर बैठा हूं और मैं सामने देख रहा हूं, तो मैं यहां भले ही बैठा हूं, यहां मैं एक्टिविटी कर सकता हूं, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ है, जहां मैं देख रहा हूं, जहां मैं देख रहा हूं वहां मेरा ध्यान है या नहीं है ना। यही मतलब है दृष्टि का, कि ग्रह कहीं भी बैठा है, वहां बैठकर जहां वो देख रहा है, जहां वो देख रहा है ना, दृष्टि जा रही है, वहां भी उसका प्रभाव है, वहां भी उसका प्रभाव है, क्योंकि ध्यान तो वही होता है जहां हम देख रहे होते हैं, जहां हम देख रहे होते हैं वहीं तो ध्यान होता है, ठीक है। तो इसलिए दृष्टियों का भी विशेष महत्व होता है, ठीक है। सूर्यदेव की एक ही दृष्टि होती है, सातवीं, यानी अपने से सिर्फ ये सामने ही देखते हैं और कहीं नहीं देखते, एक दृष्टि सातवीं होती है इनकी। चंद्र की भी एक ही होती है, सातवीं, ठीक है। मंगल देव की दो एक्स्ट्रा होती हैं, सातवीं तो सबकी होती है, सातवीं तो सबकी होती है, इनकी चौथी आठवीं भी एक्स्ट्रा है, चौथी और आठवीं एक्स्ट्रा होती है मंगल देव की। तो वो कितनी हो गई, तीन हो गई, चार, सात और आठ। बुध की भी एक ही होती है, सातवीं। बृहस्पति पांच, सात, नौ, तीन दृष्टियां, पांच और नौ इनके पास फालतू हैं सात के अलावा, तो इनकी भी तीन हो गई। शुक्रदेव की एक ही होती है, सातवीं, ठीक है। शनिदेव की तीन दृष्टियां होती हैं, तीसरी, सातवीं और दसवीं, इनके पास तीसरी और दसवीं भी ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा राहु देव की और केतु देव की जो दृष्टियां होती हैं वो गुरु के आधार पर होती हैं। जैसे हमारे ये जुपिटर की पांच नौ है ना, वैसे ही राहु केतु की भी दृष्टि होती है, वैसे ही राहु केतु की भी दृष्टि होती हैं, जैसी गुरु की होती है वैसी उनकी होती है। तो यहां देखिए, सन, मून और मरकुरी, वीनस, यानी कि सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, इनकी एक ही दृष्टि होती है, सातवीं। तो ये
अपने से सामने वाले को ही देख सकते हैं बस। ये अपने से सामने वाले को ही देख सकते हैं। जैसे गिनते कैसे हैं? सेकंड हाउस में मून बैठे हैं, चंद्र सेकंड हाउस में बैठे हैं ना, तो यहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और ये सात। सात कहाँ आया? अष्टम भाव में, है ना। तो इनकी सातवीं दृष्टि कहाँ आ गई? आठवें घर पे। ये सेकंड हाउस में अगर बैठे हैं तो इनकी सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? आठवें में, ठीक है। अगर ये थर्ड हाउस में बैठे होते तो यहीं से गिन लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ठीक है। कहाँ जाते हैं? इनकी दृष्टि यहाँ, यहाँ जाती, ठीक है, सातवीं दृष्टि। ठीक। अगर ये सिक्स हाउस में बैठे होते, सिक्स हाउस में, तो सातवीं कहाँ जाएगी? बारहवें पे। यहाँ से यहाँ, यहाँ, ठीक है। ये यानी कि ये कहीं भी बैठे होंगे तो अपने से सातवें घर में देखेंगे। सातवीं दृष्टि है इनके पास में। कौन कौन के पास? सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, इनके पास एक ही दृष्टि है, केवल सातवीं। ये अपने से सातवें घर में ही देख सकते हैं। अपना प्रभाव अच्छा या बुरा अपने से सातवें घर में ही दे सकते हैं, और कहीं नहीं, दृष्टि के हिसाब से। ठीक है। अब आते हैं मंगलदेव। मंगलदेव के पास क्या है? चौथी और आठवीं दृष्टि फालतू है। मंगलदेव की ये सातवीं दृष्टि तो अच्छी होती है, लेकिन चौथी और आठवीं जो दृष्टि है ना मंगलदेव की, वो जहां भी पड़ती है, जिस प्लेनेट पे, जिस भाव पे पड़ती है, जिस प्लेनेट पे पड़ती है, उसके कारक तत्वों में ना थोड़ी सी अग्रेशन, क्योंकि मंगल अग्रेशन का कारक है ना, तो अग्रेशन ला देता है। ठीक है। और जो भी इस मंगल से रिलेटेड बीमारियां हैं वो दे देता है। अभी हम देखेंगे क्या क्या बीमारियां मंगल एक्सीडेंट के कारक भी होते हैं। ठीक है। मंगल हमारे रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं। मंगल हमारा ऑपरेशन भी है ना। तो मंगल की ये चौथी और ये आठवीं जो दृष्टि है, ये थोड़ी खराब है। और सातवीं दृष्टि जैसा ग्रह बैठा हो वैसी है। ठीक है। अब मानो मंगल बैठे हैं फोर्थ हाउस में, चौथे में। तो चौथे में अब हम चौथी दृष्टि कैसे गिनेंगे? एक, दो, तीन और ये चार, सातवें घर में आ गई इनकी चौथी। ठीक है। और ये पांच, छह और सात, दसवें घर में होगी सातवीं। और ग्यारह और सात और ये आठ, ग्यारहवें घर में होगी इनकी आठवीं दृष्टि। ठीक है। अगर मंगल मान लो सेकंड हाउस में बैठे होते, यहाँ, यहाँ बैठे होते, तो इनकी दृष्टि कैसे गिनते हैं हम? अगर सेकंड हाउस में मंगल बैठे होते तो इनकी दृष्टि हम कैसे गिनते? सेकंड से ही गिनना शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, चौथी दृष्टि कहाँ आ गई इनकी? पांचवें में। ठीक है। अब दूसरी कौन सी है? सातवीं। तो चार, पांच, छ और ये सात, आठवें घर में सातवीं दृष्टि आ गई इनकी। ठीक है। और ये कौन सी है? इनकी आठवीं। और नौवें घर में इनकी नौवीं दृष्टि, वो नौवें घर में इनकी आठवीं दृष्टि आ गई। ये, ठीक है। ऐसे अगर ये बैठे होते सातवें घर में मंगल, यहाँ, यहाँ बैठे होते मंगल, तो हम कैसे गिनते हैं इनकी दृष्टि? सातवें घर से ही गिनना स्टार्ट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पहली चौथी दृष्टि आई इनकी दसवें घर में। ठीक है। और पाँच, छः और सात, सातवीं दृष्टि आ गई पहले में, लगन में। ठीक है। और फिर कौन सी है? आठवीं। आठवीं दृष्टि आ गई इनकी दूसरे में। ऐसे ऐसे हम इनकी दृष्टियां गिनेंगे। क्लियर? चलो कोई नहीं, पता नहीं कहाँ से चलता है। अब हम देखते हैं गुरु की दृष्टि। गुरु की कौन सी, दो फालतू है, कौन सी? पांच और नौ। पांच और नौ की दो फालतू है गुरु की, तो तीन दृष्टि होगी। कौन सी? पांचवी, सातवीं और नौवीं। थर्ड हाउस में गुरु बैठे हैं, तो थर्ड हाउस से हम गिनेंगे पांचवी दृष्टि। एक, दो, तीन, चार, पांच, सातवें घर में आई पांचवी। ठीक है। छह, सात, नौवें घर में आई सातवीं। ठीक है। आठ, नौ, और नौवीं दृष्टि ग्यारहवें घर में आ गई। ठीक है।
अगर गुरु बैठे होते सिक्स हाउस में, यहाँ यहाँ गुरु बैठे होते, तो कैसे गिनते? यहीं से गिनना शुरू करेंगे, 6 से। तो 1, 2, 3, 4, 5। 10th हाउस में आ गई इनकी पांचवी दृष्टि, ठीक है। और 6, 7, 12वें में आ गई इनकी सातवीं दृष्टि, ठीक है। और कौन सी है? नौवीं। तो 8 और 9, सेकंड हाउस में आ गई इनकी नौवीं दृष्टि। सेम पैटर्न, सेम प्रोसेस राहु केतु के लिए भी है। राहु केतु जहां बैठे होंगे, पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि है उनकी भी। जैसे राहु, मान लो राहु बैठ गया अष्टम में, यहाँ राहु आ गए, ठीक है। तो राहु की दृष्टि भी ऐसे ही लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। पहली आ गई 12वें में, ठीक है। और 6, 7 दूसरी आ गई इनकी, सातवीं दृष्टि आ गई सेकंड हाउस में। और 8 और 9 फोर्थ हाउस में आ गई, नौवीं, ठीक है, उल्टी, ऐसे। तो दृष्टियां क्लियर हो गई। दृष्टियां क्लियर हो गई हैं। अब हम देखते हैं पहले वक्री ग्रह, केवल वक्री देखेंगे, बाकी हम डिग्रियों के साथ समझेंगे कल रूल। ठीक है, आज का जितना बताया जा रहा है उतना ही समझना आज, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा थोड़ा। कल फिर समझ आ जाएगा पूरा आपको। तो वक्री ग्रह क्या होता है? वक्र, मतलब उल्टा सीधा, उल्टा सीधा चलना, बकरी गॉट, जिसकी कोई दशा नहीं, कहीं भी चली जाती है ना, कहीं भी चली जाती है, ठीक है। देखो, बकरी का मतलब होता है, पहले तो ये समझो, बकरी होता क्या? बकरी का मतलब जिसकी कोई दशा नहीं, ये तो हो गया बकरी शब्द का अर्थ, ठीक है। अब प्लेनेट बकरी कब होते हैं? जैसे ये, जो प्लेनेट अपना क्रांति पथ, क्रांति पथ उसे कहते हैं जहां पर सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह जिस पथ पर, जिस वे पर चक्कर लगाते हैं ना, उसको कहते हैं क्रांति पथ या क्रांति मार्ग, ठीक है। उस मार्ग पे चलते चलते ग्रह जब अर्थ के करीब आता है, पृथ्वी के करीब आता है, तो उसे कहते हैं वक्री ग्रह, ठीक है। जब ग्रह पृथ्वी के करीब होता है, उसको वक्री या वक्र अवस्था में कहते हैं। जब ग्रह वक्री होता है तो ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं देता, बहुत ज्यादा रिजल्ट देता है, बहुत पावरफुल रिजल्ट देता है, क्योंकि वो पृथ्वी के करीब होता है, अर्थ के करीब होता है ना। इसलिए उसका रिजल्ट वक्री अवस्था में ज्यादा होता है, और पीछे का भी रिजल्ट देने लग जाता है, वो भी हम आगे के रूल में समझेंगे। तो वक्री ग्रह का मतलब होता है जब ग्रह अपने मार्ग पे पृथ्वी के करीब आता है, तो उसको वक्री ग्रह कहते हैं, ठीक है। देखो, सूर्य और चंद्र ये कभी वक्री नहीं होते। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते, ये हमेशा मार्गी रहते हैं, ये हमेशा मार्गी रहते हैं। राहु और केतु, राहु और केतु ये हमेशा वक्री रहते हैं, ये हमेशा वक्री रहते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं होते, हमेशा मार्गी रहते हैं। राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते, हमेशा वक्री रहते हैं, ठीक है। गुरु, गुरु साल में एक बार लगभग वक्री होते हैं,
कब होते हैं गूगल से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, गूगल से देख लेना अगर आपको पंचांग देखना आता है तो ठीक है, नहीं तो मुहूर्त शास्त्र जब हम मुहूर्त ज्योतिष करेंगे तो उसमें सीखेंगे निकालना। ठीक है, अभी गूगल से देखना। तो गुरु साल में एक बार वक्री होते हैं। शनि, शनि भी साल में लगभग एक बार ही वक्री होते हैं। शनि भी साल में एक बार वक्री होते हैं। ठीक है, बुध ये साल में 3 बार वक्री होते हैं। बुध साल में 3 बार वक्री होते हैं। मंगल 2 साल में एक बार, मंगल 2 साल में एक बार वक्री होते हैं। ठीक है, और शुक्र भी 2 साल में एक बार वक्री होते हैं। मंगल और शुक्र ये 2 साल में एक बार वक्री होते हैं। बुध एक साल में 3 बार वक्री होते हैं। ठीक है, और शनि और गुरु ये साल में एक बार वक्री होते हैं। समझ आ गया? शनि गुरु साल में एक बार वक्री होते हैं। शुक्र मंगल 2 साल में एक बार वक्री होते हैं। बुध साल में 3 बार वक्री होते हैं। ठीक है, ये हो गया वक्री ग्रह। बस इतना है जो कि जिन्होंने पहले दिन ज्योतिष क्लास ज्वाइन की है उनके लिए। कल से हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रूल सीखेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ही स्टार्ट करेंगे कल से हम। ठीक है, आज का इतना ही था। ये उन लोगों के लिए विशेष जिन्होंने पहले दिन ज्योतिष की क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। बाकी कल टाइम से ज्वाइन करना क्योंकि कल से हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रूल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 5 दिन में या 5 या 6 जितने दिन में हम इसको क्लियर कर पाएंगे कोर्स को कर लेंगे। ठीक है, और जो रह जाएगा, जो नक्षत्र लेवल का रह जाएगा, नक्षत्र हम बाद में देखेंगे, दशाएं देखेंगे हम इसमें। ठीक है, गोचर भी देखेंगे। नक्षत्र ज्योतिष रह जाएगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, वो हम 10 दिन का गैप दे करके फिर स्टार्ट करेंगे। वो भी फ्री होगा, पूरा ज्योतिष फ्री होगा मेडिकल ज्योतिष। ठीक है, और वीडियो आपको मिल जाएगा कल तक। किसी का कोई प्रश्न है क्या? नूतन जी, जी आप अनम्यूट कर लीजिए, उधर से बोल लीजिए। ओके। शुक्र कितनी बार बताया बकरी सर? शुक्र में 2 साल में एक बार। शुक्र भी शुक्र मंगल 2 साल में एक बार, बुध एक साल में 3 बार। ठीक है, शुक्र मंगल 2 साल में एक बार, बुध साल में 3 बार, और शनि गुरु साल में एक बार। तुम कहाँ तक करेंगे? राहु केतु हमेशा रहते हैं। सर आपने राशियों के तत्व बताए थे सर। सर मैं ट्रिक देता हूँ आपको, ऐसे करो हाथ, आपको बहुत अच्छी ट्रिक देता हूँ। हम एक ऐसे गिनना है आपको, ऐसे 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 3 कॉलम होते हैं प्रत्येक उंगली में। ठीक है, 3 कॉलम है, ऐसे गिनो यहाँ से। मेष, बाकी वृषभ, लोग म्यूट करो। ठीक है, मिथुन। म्यूट करिए एक बार अभी सभी, बाकी म्यूट कर लो आप। ठीक है, देखो ट्रिक अच्छी है, यहां से गिनो। 12 राशियां हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 राशि सर ऐसे गिनना है, दिखाई ऐसे नहीं दे रहे ऐसे। सर, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे 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 गिनना है। एक, यहाँ से गिनो, यहाँ से शुरू करो। सर 1 2 3 4, करके बता दीजिए, 5 बहुत 6 आवाज आ रही है 7 पीछे से। 8 9 ठीक ना? 10 11 12। ठीक है, अब ये जो पहला नीचे वाले जो कॉलम है, ये नीचे वाले जो कॉलम है, क्या हुआ? सर अभी अनम्यूट करना अपने आप को। तो ठीक है, बाकी लोगों को करो, ठीक है, सुनो भयंकर तरीका आवाज बताता आ हूँ। रही है। राशियों के तत्व कैसे याद करने हैं। ये प्रत्येक उंगली में 3 कॉलम होते हैं, 4 उंगली होती है। ठीक है, आपको कहाँ से गिनना है? ऐसे गिनना है यहाँ से, ये अनामिका। ठीक है, यहां से गिनना है अनामिका के नीचे वाले से। 1 2
3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 राशियां हो गई। ये 12 राशियां हो गई, ठीक है। अब इसमें यहाँ ये पहली उंगली पे जो तीन राशियां आई, पहली उंगली पे जो तीन राशियां आई, वो क्या हुआ, अग्नि तत्व हो गया, ठीक है। दूसरी उंगली पे जो तीन राशियां आई, दूसरी उंगली पे जो तीन राशियां आई, वो पृथ्वी तत्व हो गया। तीसरी उंगली पे, इस पे, अनामिका पे, है ना, जो तीन राशियां आई, वो हो गया आपका वायु तत्व, ठीक है। और ये छोटी वाली उंगली पे जो राशियां आई, वो आपका हो गया जल तत्व। कब हुआ, जब आपने इधर से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो हो गया तत्व का, ठीक है। अब इसमें देख लो, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये हो गया। अब राशियों के स्वभाव कैसे देखने हैं, उसके लिए ऐसे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 राशि हो गई। नीचे से शुरू किया ना, नीचे वाला हो गया मूवेबल साइन, मूवेबल साइन माने चर, नीचे वाले पे जो आई, और ये बीच वाले पे जो आई, ये स्थिर हो गया, ठीक है। और ये ऊपर वाले पे जो आई, ये द्विस्वभाव डबल साइन हो गया। ऐसे याद करना है आपको, ऐसे याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। सर मतलब क्या होता है सर? और डबल साइन मतलब? मतलब उनका स्वभाव क्या है, ड्वेल चर भी साइन, और ड्वेल। स्थिर भी, दोनों मिक्स स्वभाव के हैं। वो कभी तो चंचल हो जाते हैं, कभी बहुत ढीठ हो जाते हैं, वैसा। कभी स्थिर हो जाते हैं कि भाई नहीं अब तो इसी जगह स्थिर है, कभी उनका एकदम से मन उठेगा, नहीं यहाँ से उठ चलो, भगो, दौड़ लगाओ, ये सर वैसा। ये ये क्लास कितने कितने दिन के लिए लगेगी सर, ये एक बार दोबारा क्लियर करेंगे? ये क्लास अभी अपनी 5 से 6 दिन, 6 दिन चलेगी, या तो 5 दिन चलेगी, या तो 6 दिन चलेगी, ठीक है। अच्छा, सर ठीक पृथ्वी है। तत्व वाले कैसे पता चलेगा, कैसे होते हैं उसका सिम्टम? पृथ्वी तत्व हाँ, मतलब आपने राशियों को तो मतलब जल का लिखा है, अग्नि का लिखा है, वायु का लिखा है, अब पृथ्वी सुनो, वाले लोग कैसे होते हैं इसे? आप परेशान मत होइए, ठीक है, मैं पूरा पीडीएफ डाल दूंगा। पृथ्वी तत्व वाले कैसे होते हैं, वो हाँ। हमने पिछली वाली क्लास में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। उस वीडियो का लिंक भी दे देंगे आपको, आप वहां पे राशियों को बहुत विस्तार से समझना। अभी हमने सिर्फ उतना ज्योतिष का बेसिक यहाँ पे लिया है जितना हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए जरूरत है, जो कि नए लोग लोग ज्वाइन हुए हैं, वो हमारे साथ आगे चल पाए, इसलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू जी, सर। उच्च और नीच जो ग्रह होते हैं वो नहीं इसमें कवर होंगे बेसिक में? लेंगे ना, कल जब हम रूल जानेंगे तब, ऊंच के रूल क्या है, नीच के रूल ओके। क्या है, वो कल देखेंगे, ठीक है। ओके। सर क्योंकि सर हम पहले ज्वाइन अभी कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि इसके बारे में, तो सर थोड़ा सा बताएंगे कि सर हमें आपसे कनेक्ट करने के लिए कैसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये तो एक हमारे फ्रेंड की वजह से एक हेल्प हो गई तो हम यहाँ कनेक्ट हो पाए। हमारा जो आप ग्रुप हमें में थोड़ा मैसेज सा। आता है, उसमें हमारी कम्युनिटी का लिंक भी आता है, ज्वाइन कर लो। और जिनसे आपने ये लिंक लिया है ना, जिन्होंने आपको दिया है, सर उनके पास वो मैसेज, जहाँ पे ज्वाइन कम्युनिटी हम जब हाँ करते हैं तो हाँ, ज्वाइन कम्युनिटी पे वहीं से हमें कर लो। वहां से भी हमें होगा, है ना? हाँ तो जी सर ये बिल्कुल, वहीं पांच से। से छह जो भी आपने बोला, तो क्या ये हमारे लिए एक इंट्रोडक्टरी क्लास है आगे की क्लासेस नहीं, को ये समझने के प्रोफेशनल लिए? है पूरा, ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हम कर रहे हैं ना, ये प्रोफेशनल है। हम जो कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं ना, थ्योरी पे नहीं जा रहे हैं हम प्रिडिक्शन कोर्स कर रहे हैं कि हमें आगे प्रोफेशनली यूज कैसे करना है ज्योतिष को, प्रिडिक्शन कैसे करनी है हमको, उपाय कैसे देना है, कुंडली हमारा को देखना कैसे है, वो कर रहे हैं जी हम यहाँ पे। जी, हम हमारा ये पूछने का था कि हमने कितनी क्लासेस मिस कर दी आप अभी के प्रेजेंट टॉपिक के हिसाब से। एक मेडिकल क्लास मिस हो गई मेडिकल हमारी। ज्योतिष की जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का क्लास चल रहा है, वो तो आज पहली ही क्लास है, वो तो मिस अपने नहीं करी, उसका तो आज पहला ही क्लास है, ठीक सर है। आपका यूट्यूब का लिंक शेयर कीजिए ना प्लीज। ठीक है, बिल्कुल कर देंगे। वहां पे जो भी वीडियो हैं वो सब आप देख लेना एक बारी। और केपी का देखो, केपी का कोर्स भी दोबारा स्टार्ट होगा, केपी का कोर्स भी दोबारा स्टार्ट होगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, केपी का जो कोर्स हमने कराया था, वो कोर्स हमारा था कि हम 35 से 40 क्लास हम उस कोर्स में कराएंगे, ठीक है, हमारा ये था। अभी उस कोर्स में हुआ क्या, उसमें हो गया लफड़ा। लफड़ा ये हुआ कि लोगों ने उसको बेचना शुरू कर दिया,
ठीक है, ओह, क्योंकि प्रोफेशनल और कंप्लीट एडवांस कोर्स था, तो लोगों ने बेचना शुरू करा। और यहाँ पर बहुत स्टूडेंट हैं जिन्होंने उस कोर्स के 5-5 6-6 हज़ार रुपए भी दिए हैं, वो जो बाद में मुझसे जुड़े हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा था फिर उस कोर्स को मास्टर लेवल पे ही खत्म कर दिया था। मतलब हमने 25 20 22 24 25 क्लास उसकी करी और वहीं तक उसको क्लोज कर दिया। उसमें वीटीआर प्रोसेस तो पहले भी ऐड नहीं था, बट वो नहीं कराया। उसके अलावा गोचर भी नहीं कराया हमने उसमें। ठीक है, तो अब हमारा ये है कि हम केपी का फिर से स्टार्ट करेंगे, कोर्स फ्री करेंगे। फिर से केपी का कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले वीटीआर हम पेड करने वाले थे लेकिन पेड नहीं करेंगे, वीटीआर भी हम फ्री कराएंगे। पूरा केपी का कंप्लीट कोर्स, वो 40 क्लासेस उसमें रहेंगी, वो पूरा फ्री कराएंगे। इसके बाद ही होगा। ठीक है। सर वन रिक्वेस्ट, कल आप जब नेक्स्ट क्लास लेंगे ना, प्लीज Q&A लास्ट में करिएगा और पहले सबको म्यूट रखिएगा सो दैट वो क्लास प्रॉपरली चल पाए। जी जी जी, ठीक है। सर नमस्ते सर। सर मैं आप प्रकाश। डीएनएन भी कराते हैं? प्र, सर मैं बोल सकते हो क्या? जी बोलिए बोलिए। सर प्रकाश बोल रहे हो सर, बांग्लादेश से। हाँ आपका जी, हाँ जी केपी का सर। स्टूडेंट। केपी का जी, स्टूडेंट सर। पहले तो आपको बहुत दिन के बाद देखा है, तो नमस्ते सर। और आप थोड़ी ज्यादा फ्रेश दिख रहे हैं सर, केपी क्लास से भी ज्यादा। ये कैसे सीक्रेट है मैं बोल नहीं सकता। और सर केपी सर थोड़े गौचर के जो पार्ट छोड़ गए ना सर, वो क्या मैं दूसरी बार कर सकता हूँ क्या सर, केपी हाँ बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में करना से? ना ज्वाइन दोबारा से केपी का। केपी में आप तो औ- थे, औ- लेकिन आप इनडायरेक्ट थे, किसी और के थ्रू थे शायद। यस सर, यस सर। हाँ देन तो मैंने सर आपके साथ जुड़ गया सर। और सर एक बात यह है कि सर आप मैं किसके थ्रू जुड़े मैं थे, बताना जरा। डॉक्टर आशा भारद्वाज में भी सर, डॉक्टर आशा भारद्वाज जी। आपसे पैसे वैसे तो नहीं गए थे? नहीं नहीं सर, लेकिन सर आपके क्लास चलने के वक्त सर कोई एक इंडियन नंबर से मेरे से कुछ पैसे उन लोगों ने चाहे थे। तो मैं बोला ओके, मैं सर के साथ बात करने के बाद आपको दूंगा। वो उसके बाद सर उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया सर। नहीं वो नहीं, मुझे कोई ब्लॉक कर जरूरत दिया। नहीं है। आपको अगर कुछ करना ही है ना, तो आप सीधा सीधा ऐसा करना, कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ 1 चम्मच चीनी लेनी है डेली, चीटियों को खिला देना हमारे नाम से, बस हम खुश हैं। ठीक है, थैंक यू, उतना कर देना। थैंक यू सर। या फिर सर जो भी मैंने आप कर सकते हो अपने तरफ तरफ से वहां पे, वही वहीं पे कर देना कुछ। ठीक है। ओके सर। हेलो और सर सर, मैं कम्युनिकेट मेरे को करने एक के इंडियन क्वेश्चन पूछ लिए फ्रेंड सकता को हूँ ऑफिस में सर? यह नंबर लिंक जी, दे देंगे सकता हूँ क्या सर। सर, क्लास के लिए? कम्युनिकेट करने के लिए ऑफिस में आपके साइड से कोई नंबर मिलेगा जिससे हमें ये आइडिया लग पाए कि केपी की क्लास कब से शुरू होगी और कितने बजे होगी, आप कुछ जिस इस ग्रुप तरीके में का। हो, जिस कम्युनिटी में हो, वो मैं उसमें भी लिंक आएगा। ठीक है, हर क्लास का, हर ग्रुप में, हर कम्युनिटी में लिंक आता है। पहले से ही बता दिया जाता है ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। अभी जो हमारा सर तो फाइनेंशियल एनएलपी का हुआ था, वो उसका लिंक सबको नहीं मिल पाया। फाइनेंशियल एनएलपी और हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी को मिक्स करके कोर्स बनाया था, कराया था अभी पीछे, उसमें से सभी लोगों को नहीं मिल पाया लिंक। उस कोर्स को भी हम फ्री कराएंगे सबके लिए, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि लोग कम थे इसलिए फ्री नहीं कराया वो। ठीक है, जिसमें हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी और मनी केपी एनएलपी। का एक जी, आइडिया देंगे सर, केपी का क्लास कब होने के और टाइम क्या हो सकता है, एक अप्रोक्स आइडिया देंगे? केपी का होगा, लेकिन तरीका चेंज करके होगा, और नेक्स्ट मंथ होगा, आप टेंशन ना लो। मिल जाएगा लिंक केपी का। ठीक है। सर मैं सर बहुत बाकी इस ये क्लास जो हार्डली। नए लोग हैं, ये जो भी आज पढ़ा है ना वो याद कर लेना। कल से हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रूल समझेंगे। ठीक है। सर एक क्वेश्चन सर था। हम्म क्वेश्चन ऐसा था कि अगर ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम लोग सीख रहे हैं, ये हम्म वैदिक वैदिक है जैसे होता है, या वैदिक फलित ये ज्योतिष है केपी ना। के हिसाब से? देखो, हाँ हाँ हाँ। पहले तो ये कि जितने भी ज्योतिष है ना, सब वैदिक से निकले हैं। वैदिक, पहले तो वैदिक बोलना बंद करो, वैदिक ज्योतिष नहीं होता, भारतीय फलित ज्योतिष होता है। ये वैदिक को अच्छा, नाम लगा दिया है, वैदिक वैदिक क्या, वैदिक कौन से वेद में पढ़ा आपने, जरा बताओ ना मुझे, कौन से नहीं वेद में सर, पढ़ा? मैंने सुना था, मैंने ऐसे सुना सुना है था ना, कि वैदिक मतलब सुना है होता ना, है, यस ऐसा कुछ एग्जैक्ट बस, पता नहीं है। है ना। मैं फलित फर्स्ट ज्योतिष के बाद टाइम। में पाराशर जी ने होरा शास्त्र की रचना करी है। ठीक है, ब्रह्मा जी ने भी वेद में नहीं लिखा ये, जी जी। वेदांग है, वेदांग है। ये सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, वेदांग, वेद के 6 अंग में ज्योतिष आता है, ये बात सत्य है। ठीक है,
ये बात सत्य है। लेकिन शास्त्रीय जो मत है ना, वो मत फलित है, भारतीय फलित। वो ये है कि भारतीय फलित ज्योतिष, भारतीय फलित ज्योतिष ये है। ओके। अभी तो वेद में ठीक तो है चलेगा। संगीत भी तो वेद का अंग है। अब वैदिक संगीत थोड़ी ना बोलते हैं, शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, है ना। क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत बोलते हैं ना सर। संगीत भी तो वेद जी का जी ही अंग है। जी। हेलो। जी। हेलो। जनाब प्रणाम ओके, आपको। थैंक यू हेलो। गुरुजी। जी। हेलो। अच्छा, जो आज साहब ने जो बताया उसी के रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछो तो अच्छा रहेगा। बाकी के क्वेश्चन मत पूछिए, तो साहब का भी टाइम खराब नहीं होगा, हाँ हमारा जी, हाँ जी, भी अभी नहीं कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल मिलते होगा। हैं हाँ, 9 अभी बजे। जो जनाब बताया ज्वाइन उसके करना बारे आप में सभी। पूछो। जनाब प्रणाम।